हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के मई जून 2024 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। क्योंकि आपने वीडियो क्लिक करा होगा सिर्फ इस पर्पज़ से कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इसकी भी थोड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए इन अपकमिंग्स एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो मई जून में एग्ज़ाम्स हैं वो 21 मई से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, किसी किसी के अब डेट्स में चेंजेस हो सकते हैं, किसी किसी के 26 मई से शुरू हो सकते हैं, किसी किसी के 24 मई से शुरू हो सकते हैं। इवन जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के एनईपी वाले बच्चे हैं सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम 9 जून से शुरू हैं। तो जो आपके हॉल टिकट हैं वो 15 से 16 मई के बाद ही रिलीज़ होंगे। हो सकता है फर्स्ट फेज़ में हॉल टिकट बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स एनईपी को छोड़कर बाकी सारे कोर्सेज़ के रिलीज़ हों, और बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स एनईपी के जो हॉल टिकट हैं वो 20 या 25 मई के बाद रिलीज़ हों। ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन हमने पास्ट में पहले भी ऐसा देखा है कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी समय रहा बीए प्रोग्राम के, लेकिन उसके हॉल टिकट भी बाकी कोर्सेज़ के साथ ही रिलीज़ कर दिए गए थे। तो जब भी हॉल टिकट आएंगे इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी आपको 16 मई तक का तो मुझे लगता है कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद हॉल टिकट आप लोगों के रिलीज़ होंगे। डेट शीट नहीं समझ में आ रही, वीडियोस बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन पर। देखिए, सबसे पहले तो हम ये प्रीवियस ईयर पेपर का मुद्दा उठाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा से आपको देखने चाहिए अगर आपके उस सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ नहीं है। सीबीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर की जो हमने स्कीम है, वीडियोस हैं, वो शुरू कर दी हैं। बहुत ही जल्द एनईपी वाले बच्चों की भी शुरू हो जाएगी। तो आप उन वीडियोस को देखें। उन वीडियोस में एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो जाता है कि आपका पैटर्न क्या बन रहा है सब्जेक्ट का, और कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू देनी चाहिए, कौन सी ऐसी यूनिट है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। हालांकि बीकॉम के अंदर ये वेटेज वाला काम नहीं करता, खासकर थ्योरी पेपर में, लेकिन जो और सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये ज़रूर काम कर सकता है ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में, कि अगर आपकी 4 से 5 यूनिट हैं तो कौन सी यूनिट है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो जिस यूनिट की वेटेज ज़्यादा होगी उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले उसके सारे टॉपिक्स कवर कीजिए। कोई भी यूनिट आप उठाते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दियर वेटेज, आप उस यूनिट को प्लीज़ पूरा कवर कीजिए। ऐसा मत करना कि पहले एक यूनिट के 2 टॉपिक कवर कर लिए, उसके बाद अगली यूनिट की तरफ बढ़ गए। ये एक स्ट्रेटजी होती है कि आप कोई भी यूनिट उठा रहे हो उसके सारे टॉपिक्स कवर करो। कम से कम ये तो हो कि भाई जो यूनिट्स जितने भी मार्क्स की आएगी एग्ज़ाम में, उतने मार्क्स तो आपके सिक्योर हो जाएं। तो एक तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर की जो बात हो रही थी, इनको देखना शुरू कीजिए। आजकल सिंपली गूगल पे टाइप करोगे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर DU, तो कोई ना कोई कॉलेज का लिंक पर वो आपको ले जाएगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर आप यूट्यूब पर देख सकते हो, सिर्फ मेरी नहीं, और भी लोग वीडियोस बनाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पर। कम से कम वो पेपर आपको मिल जाए तो उसमें ये देख सकते हो कि किस यूनिट के कितने क्वेश्चंस पेपर में बन रहे हैं, क्या पैटर्न आ रहा है। और अगर कोई आपको ये बोले कि यार प्रीवियस ईयर पेपर दिखा के कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है इस चीज़ से अवेयर रहें। सिर्फ एक पेपर के बेसिस पर, सिर्फ एक पेपर को दिखाकर जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ उन लोगों से बिल्कुल आप लोगों को अवेयर रहना है, और इनफैक्ट उन लोगों को काउंटर करके बताना है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। दूसरी बात हमारी ये आती है, खासकर एनईपी वाले बच्चों से मैं कहूँगा, SOL का जो स्टडी मटेरियल है उसको ज़रूर से पढ़ें। एनईपी के स्टडी मटेरियल में SOL ने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट करी है, तो उसको कम से कम ज़रूर पढ़िएगा। ये सोचकर कि यार ये तो SOL का मटेरियल है, ये किसी काम का नहीं होता, ऐसा नहीं है। प्लीज़ उसको पढ़िए, उसमें से भी आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और जो एनईपी के अंदर खासकर ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, AEC का हो गया, SEC का हो गया, WAC का हो गया, WAC को एक टाइम पर मैं हटा देता हूँ, AEC हो गया, SEC हो गया, इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। आप प्लीज़ इनको पढ़िए। चाहे आपका हिंदी रंगमंच सब्जेक्ट हो, चाहे फाइनेंस फॉर एवरीवन हो, कम्युनिकेशन हो, या AEC के अंदर व्यवहारिक हिंदी हो, औपचारिक लेखन हो, EVS हो, इन सब्जेक्ट्स को ज़रूर से पढ़ें स्टडी मटेरियल से ही, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है।
जहाँ तक CBCS वाले बैच की बात है, मैं जानता हूँ स्टडी मटेरियल उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, तो आप लोग ट्यूटोरियल देखना शुरू करें यूट्यूब से। और ये NEP वाले बच्चों से भी मैं कहूँगा कि जो भी आपका टॉपिक है उसको अगर शॉर्ट वे में समझना है आपको, तो उसका टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उसको यूट्यूब से देखना शुरू कीजिए। और जब भी आप कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल देखो, उसके की पॉइंट आप नोट डाउन करते हुए चलो, क्योंकि एक बार आपने वीडियो देखी वो 5 से 10 मिनट तक आपके माइंड में रहेगा, या इवन 24 घंटे तक आपके माइंड में रहेगा, लेकिन वो बाद में उड़ जाता है। तो जो भी आप देख रहे हो उसके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हुए चलो। मैं नोट्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक वीडियो देख के 5 से 6 पेजेस के नोट्स बना लो। आप नोट मेकिंग तो आपने सीखी होगी, इस टाइप से नोट्स बनाते हुए चलो, ताकि एग्ज़ाम्स, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे कम से कम 2 से 3 दिन पहले आप उन नोट्स को देखो, तो एटलीस्ट ये समझ में आता है कि ये टॉपिक की क्या क्या बातें हो रही थी, इस टॉपिक का क्या क्या मतलब है। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, खासकर कॉमर्स के, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जब तक आप किसी क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं करोगे नहीं बनेगी बात। सिर्फ ट्यूटोरियल देखते जाओगे, उसकी प्रिपरेशन खुद से नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम्स में आपका डब्बा गुल हो जाएगा, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, या इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, या इवन इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया। तो न्यूमेरिकल को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। इस चीज़ को माइंड में स्टोर कर लीजिए। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 मई को, होपफुली आपको भी ये वीडियो 7 मई को मिल जाएगी। मैं एज्यूम करता हूँ कि 15 दिन अभी एग्ज़ाम्स में हैं। हालांकि कुछ बच्चों के लिए BA प्रोग्राम 2nd एंड 4th वालों के लिए वो बोलेंगे सर अभी तो 1 महीना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, 1 महीना है, लेकिन मैं जो बाकी और बच्चे हैं उनके लिए 15 दिन यदि एग्ज़ाम में है, तो इन 15 दिन में आप टाइम टेबल अपना प्रॉपरली बनाइए, अपनी प्रॉपरली स्ट्रेटजी बनाइए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट मेरे पास है जिसमें मैं काफ़ी वीक हूँ या वीक हो सकता हूँ, या जिसका सिलेबस डिफ़िकल्ट है या जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए। या कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पहले है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 तारीख को मेरा X सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और 6 तारीख को Y सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि यार Y सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरा X सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ज़रूर पहले है, लेकिन यार X सब्जेक्ट बहुत ईजी है, Y थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो कोशिश ये करें Y को प्रेफरेंस देते हुए चलें ज़्यादा, और फिर साइड में X की सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर लें। इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। NEP वालों का सबसे पहले पेपर आई गेस जेनरिक इलेक्टिव का होगा, तो जेनरिक इलेक्टिव के पेपर की स्ट्रेटेजी बनाइए। वो एक आपका काफ़ी कोर पेपर है, वो काफ़ी अच्छा पेपर आएगा, उसका काफ़ी अच्छा वेटेज होता है उसका, तो उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलिए। और जो जेनरिक में जिसके पास फ्लुएंसी वगैरह सब्जेक्ट है या हिंदी का सब्जेक्ट है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर से देखने की कोशिश कीजिए प्लीज़। अगर आपके पास जेनरिक में हिंदी है तो ये हिंदी का पेपर 3rd सेमेस्टर में भी हुआ होगा किसी न किसी बच्चे का, या इंग्लिश है तो वो 3rd सेमेस्टर में हुआ होगा। और अगर आप 2nd सेमेस्टर के हो तो ऑब्वियसली NEP का 2nd सेमेस्टर का पेपर तो एक बार हो गया ना, तो वो ज़रूर से देखें प्रोग्राम वाले बच्चे, लैंग्वेज या इंग्लिश का पेपर। और अगर कोई और जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो पेपर्स देखकर ये आइडिया लगाइए कि कौन सी यूनिट का वेटेज ज़्यादा है, उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। फिर आते हैं आपके कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में तो कोई वो नहीं है कि सिलेबस कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसकी प्रिपरेशन तो आपको अपने हिसाब से ज़रूर करनी पड़ेगी, टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, कोई इसमें ढील छोड़ने की नौबत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स, जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, मैं या हिस्ट्री सब्जेक्ट भी है इवन, मैं उनसे कह दूं कि इन दोनों सब्जेक्ट में बच्चे बहुत फेल हुए हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 से 5 सालों का, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। तो इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान करते हुए चलें, ट्यूटोरियल देखें, SOL का स्टडी मटेरियल पढ़ें। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो सिंपल से यार ChatGPT का इस्तेमाल कीजिए, गूगल का इस्तेमाल कीजिए। आजकल रिसोर्सेज आपके पास चल के आ गए हैं, अगर आप उनको ठीक वे में यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस टेक्नोलॉजी का। सिर्फ स्क्रीन टाइम आपका रील्स पे गुजरेगा, तो ये बहुत अचंभे वाली और बहुत परेशान कर देने वाली बात है।
ठीक है। और इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है सेमेस्टर एग्ज़ाम क्रैक करना, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक पढ़ने की, और इस चीज़ को ज़रूर से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। कोई भी यूनिट आप उठाते हो, उस यूनिट का जितने भी टॉपिक्स हैं उसको सारे कवर करते हुए चलो एक साथ। प्लीज़ ऐसा मत करना कि आधी यूनिट करते हुए चल रहे हो, और कहीं ऐसा ना हो कि 5 में से 3 यूनिट तो वही टॉपिक के आएगा जो आपने करे हैं, और बाकी के 2 यूनिट में से वो टॉपिक आएगा जो आपने छोड़े हैं। तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा ना। इससे अच्छा तो 5 में से 3 यूनिट पूरी कर लोगे, तो कम से कम अगर 90 नंबर का पेपर आ रहा है तो कम से कम 54 नंबर का पेपर आपका पूरा कंप्लीट तो होगा। तो इस चीज़ को करते हुए चलिएगा, ठीक है। बाकी इंटरनल असेसमेंट जो हो रहे हैं इनको इतना हवा मत बनाइए। आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल इंक्रीज योर परसेंटेज इन केस इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट। बट जो चीज़ निकल गई, अच्छे मार्क्स नहीं आए सेकेंड अटैम्प्ट में, उसमें भी अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं, भूल जाओ। थ्योरी पेपर पर ज़्यादा फोकस करो। अब तो आपके पास ऑन द स्पॉट आपका स्कोर भी आ जाता है कि इंटरनल असेसमेंट में आप कितने मार्क्स आए। तो अब आप होशियार हो जाओ कि यार इस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। दैट्स इट, ठीक है। तो यही दोस्तों इस वीडियो में मैं समझाने आया था आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।